बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, कुछ दिनों से जबरी तब्दीली मज़हब की ममानियत का बिल, इसके हवाले से पाकिस्तान में बहस जारी है। ये बिल 2016 में सिंध असेंबली में पेश किया गया था। अब इस बिल को या इस ड्राफ्ट को इस्लाम में नज़रियाती कौंसल में पेश किया गया है ताकि वहाँ उलमाए किराम इस पर बहस करें, इस पर गुफ्तगू करें और इसमें जो दफ़ात हैं उनमें अगर कोई तब्दीली लाई जा सकती है तो उनको तब्दील किया जाए। फ़िलहाल ये इस्लामी नज़रियाती कौंसल में है, इसलिए इसकी दफ़ात पर गुफ्तगू करने के बजाय मैं चंद बुनियादी बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक तो बुनियादी बात ये है कि आखिर इस बिल को पेश करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसे 2016 में सिंध असेंबली में पेश किया गया और अब इस्लामी नज़रियाती कौंसल में बतौर ड्राफ्ट इसको दिया गया ताकि इस पर गुफ्तगू और इस पर बहस की जाए। अगर थोड़ा सा हम अक़लियतों के हवाले से जो आदाद और शुमार हमारे सामने आते हैं उसका हम जायज़ा लें तो शायद वो बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से जबरी तब्दीली मज़हब की ममानियत का बिल पेश किया गया। वो ये है कि अक़लियतों में गुज़श्ता साल तकरीबन 1000 केसेस ऐसे सामने आते हैं कि जिनके मुताबिक अक़लियतों में जबरी तब्दीली मज़हब की कोशिश की गई, यानी जबरन 18 साल से कम उम्र की बच्चियों को जबरन उनके मज़हब को तब्दील करने और फिर उनकी शादी करने की कोशिश की गई। 1000 केसेस हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस वक्त पंजाब इस हवाले से नंबर 1 है और दूसरे नंबर पर सूबा सिंध आता है। ये वो बुनियादी वजह है और ऐसे बहुत से वाक़यात, हादसात और केसेस हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये बिल पेश किया गया। अब इस हवाले से उलमाए किराम और अहले इल्म तबके की 2 ज़िम्मेदारियाँ हैं। एक ज़िम्मेदारी तो ये है कि वो केसेस, वो वाक़यात और हादसात कि जो पंजाब में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं या सिंध में या खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में या किसी जगह पर भी, वो बराह रास्त उन वाक़यात का जायज़ा लें, उन हादसात को देखें कि जहाँ पर जबरी तौर पर मज़हब को तब्दील किया गया और 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादियाँ की गई और उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपने मज़हब को छोड़ें। अगर उनकी तादाद एक साल में अगर 1000 केसेस बनती है, 1000 वाक़यात ऐसे रुनुमा होते हैं तो ये बहुत बड़ी तादाद है। एक तो ये बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी उलमाए किराम की बनती है और दूसरी ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो हुकूमत के साथ और इससे मुताल्लिक़ जो अफराद हैं उनके साथ बराह रास्त राब्ता करके इस पर गुफ्तगू करें, वो इनको एतमाद मिले और ये उनको एतमाद मिले और जो दफ़ात और जो शिक्कें उन्हें इस्लाम के ख़िलाफ़ या इंसान की आज़ादी के ख़िलाफ़ नज़र आती हैं तो उस पर बहस मुबासा हो, उस पर गुफ्तगू हो। तो ये बुनियादी तौर पर 2 ज़िम्मेदारियाँ हैं उलमाए किराम की। लेकिन बदकिस्मती से हम ये देखते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान बनने से पहले एक माहौल होता था कि अंग्रेज़ हुक्मरान थे, अंग्रेज़ कोई भी कानून साज़ी करते थे या कोई भी कदम उठाते थे तो उलमाए किराम उनकी मुखालिफत करते थे। उसकी वजह भी समझ आती है कि वो लोग हम पर मुसल्लत हुए थे और वो हमारे माशरे के और हमारे ख़ित्ते के लोग नहीं थे। लेकिन वही सोच और वही रवैया आज भी हमारे अंदर मौजूद है कि हम कोई बिल हो, कोई इक़दाम हो, कोई मसला हो, उसको फ़ौरी तौर पर हम इस्लाम के ख़िलाफ़ करार देकर और ख़ुद ही हुक्मरान तबके में और अपने में हम एक वाज़े फ़र्क खड़ा कर देते, एक लकीर खींच देते। गोया कि ऐसा लगता है कि जो हुक्मरान तबका है, जो असेंबलियों में बैठा है और जिनके पास इक़्तिदार है, वो शायद मुसलमान नहीं हैं, मुसलमान सिर्फ़ हम हैं और वो हम पर मुसल्लत किए गए हैं। तो वही सोच जो प्री पार्टीशन थी, वही सोच अभी तक हमारे यहाँ चलती आ रही है। तो उलमाए किराम को इस बिल के हवाले से ये चाहिए कि सबसे पहले तो इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करें, इस पर मुबाहसा करें और इल्मी हलकों में बैठकर इस पर बात की जाए
اور اس کے ایک ایک شق کو اور اس کے ایک ایک دفعہ پر گفتگو کی جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں جہاں یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ جو غیر مساوی سلوک کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو ایک نظام ہے خاص طور پر دیہی علاقوں میں، وہاں پر اگر کسی غیر مسلم کی بھی بات نہ کی جائے تو ایک مسلمان دیہاتی، ایک غریب، اس کو بھی اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ آج بھی بدقسمتی سے وہاں یہ صورتحال ہے کہ تھانے آج بھی ایک جاگیردار اور زمیندار اور وہاں کے سیاستدان کے قبضے میں ہیں۔ کوئی غریب اپنی شکایت اگر وہاں لے کر جاتا ہے تو اس کی سنوائی نہیں ہوتی، FIR درج نہیں کی جاتی۔ یہ مسائل آج بھی ہمارے ان علاقوں میں موجود ہیں۔ تو علماء کرام کو بجائے اس کے کہ پاکستان کے سماجی حالات کو سمجھنا چاہیے، معروضی حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد دو بنیادی کام جو میں نے پیش کیے ہیں ان پر توجہ کرنی چاہیے، تاکہ بجائے اس کے کہ احتجاج کا راستہ اختیار کیا جائے، بجائے اس کے کہ لوگوں میں ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا جائے، اس کے بجائے بیٹھ کر کنسنسس کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ ان مسائل کو حل کیا جائے۔